वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त साथी मित्र सेशन में जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रुति, मुस्कान, अनामिका, आरजू, यशस्वी, मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पढ़ेंगे आज। इस पर्टिकुलर यूनिट के बाद, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद आपके 3 टॉपिक बचते हैं, 3 क्लासेस बचती हैं, ठीक है? उन क्लासेस को फिनिश करने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाली जो 3 क्लासेस हैं आपकी, इसमें हम कुछ पिछले साल जो आपके सवाल पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? आज जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया भी था कि भई हमारी कोशिश होगी कि बजट से जुड़ी हुई बातों को रिकॉल करते रहेंगे। और ये आपका भी काम है कि बजट जो पेश हुआ है, इसको केवल तब तक याद नहीं रखना है जब तक 10, 12, 15 दिन के लिए। ये बजट पूरे साल का है और आपसे हमसे संबंधित है। तो आप सभी एस्पिरेंट हैं और इस नज़रिए से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को अच्छे से याद रखना है। कोशिश करनी है धीरे-धीरे इसके अंतर्गत जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको भी आप समझ पाएँ, ठीक है? सौम्या, अभिषेक, महेश, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। और आज की जो क्लास है वो 9th क्लास है आपकी फाइनेंशियल सिस्टम की। पिछले क्लास में बजट पढ़ा था आपने, बजट से संबंधित मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था। आज की क्लास में हम इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास जो है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है? हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति, ठीक है? और सरल भाषा में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि आप एक शॉप पे 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले आप चाय पीने जाते थे, उस शॉप पे जो चाय का रेट हुआ करता था, वो मान लीजिए ₹10 हुआ करता था। आज पीने जाते हैं तो चाय का रेट हो गया ₹12, सेम कप, छोटा-सा उलट। पहले ₹10 की चाय मिलती थी, आज आपको चाय 12 ₹20 की मिलती है। तो इसे आप बोल सकते हैं जनरल लेवल प्राइस, जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि किसी भी एक कमोडिटी की जब हम जनरल लेवल प्राइसेस की बात करते हैं, आम मूल्य की बात करते हैं, ठीक है? उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसे ही आप इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मनी की वैल्यू का कम हो जाना। पहले आप ₹10 में एक चाय पा रहे थे, आज वही ₹20 में आपको चाय मिल रही है। मनी बढ़ रहा है यहाँ पर, पैसे की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसकी वैल्यू कम हो जा रही है। पहले आपको 10 में चाय मिल जाती थी, आज ₹20 में चाय मिल रही है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थोड़ा-सा हो जाते हैं कि सर पैसा तो बढ़ गया, पैसा बढ़ना नहीं है। पहले आपको कम रुपए में वही कमोडिटी मिलती थी, आज आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनी की वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है? अब ऐसा नहीं आपको क्या मैं पढ़ाता हुआ नहीं दिख रहा हूँ क्या? और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें किसी एक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम तौर पर जो वस्तुएँ किसी भी आम आदमी के द्वारा रिटेल होता है, रिटेल बायर उसके द्वारा यूज़ की जा रही हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग आम कंज्यूमर हैं। और जब हमसे संबंधित इन्फ्लेशन की बात की जाती है, उसे हम लोग कंज्यूमर इन्फ्लेशन के नाम देते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मदद से उसे मेज़र किया जाता है। जब यही चीज़ें होलसेल के आधार पर मेज़र की जाती हैं, उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आजकल किसी स्मार्ट शॉप में जा रहे हैं और वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। आपको चीनी जो है वो ₹42 में मिल जा रही है, ₹44 में मिल जा रही है, ठीक है? आप कितना चीनी खरीद के लाएँगे सोचिए खुद। आप जब भी चीनी खरीदेंगे तो 2 किलो खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो खरीदेंगे, यही तो होगा ना? जब मन किया आपका तो 10 किलो खरीद लिया आपने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप में से किसी भी अगर बात करें किसी के घर में 10 किलो इकट्ठा चीनी खरीद के आती होगी। आम तौर पर आदमी 4-5 किलो चीनी खरीद लेता है, मैक्सिमम ये, ठीक है? लेकिन जिस शॉप से आप इसे परचेज़ कर रहे हैं, उस शॉप वाले ने इसे ₹10 किलो या द 10 किलो या 20 किलो नहीं खरीदा है। उसने यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा है, ठीक है? यानी कि होलसेल में चीज़ों को परचेज़ किया गया है। तो उसके पॉइंट ऑफ से देखा जाए, तो उसे चीनी का रेट हो सकता है ₹35 किलो मिला हो, ठीक है? हो सकता है ₹32 किलो मिला हो। तो आपके लिए इन्फ्लेशन अलग है, होलसेल पर अलग है, यानी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इन्फ्लेशन का रेट अलग रहता है। होलसेल के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो आपका इन्फ्लेशन रेट अलग रहता है। और प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए भी क्राइटेरिया अलग है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन को जब हम मेज़र करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मेज़र किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया को देखा जाता है। और मुख्यतः देखा जाए तो हम यहाँ पर बात करते हैं कंज्यूमर बेस्ड इन्फ्लेशन की, होलसेल प्राइसेस की बात करते हैं और एक और इंडेक्स है पीपीआई जिसे बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन की जनरल डेफिनिशन क्या होती है। तो किसी भी वस्तु अगर मैं बात करूँ, एक छोटी-सी पेन की बात कर लेते हैं या फिर हम पानी की बॉटल की बात कर लेते हैं, ठीक है? पार्ले-जी की बात कर लीजिए आप, मैगी की बात कर लीजिए। ये सब कैसे आम उपभोक्ता की वस्तुएँ हैं, ठीक है? और इनके जो जनरल प्राइसेज़ हैं, जनरल लेवल प्राइसेज़ हैं, उसमें इज़ाफ़ा जब भी होता है, इसलिए जब हम इन्फ्लेशन की डेफिनिशन को समझाते हैं, बताते हैं, लिखाते हैं, तो ये बोलते हैं राइज़ इन द जनरल लेवल प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। इसे क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन बोला जाता है। और वही आम तौर पर कोई भी डेफिनिशन आप देखेंगे तो उसमें आपको इन्फ्लेशन की डेफिनिशन में यही बात देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जो यहाँ पर हम प्राइसेज़ की बात कर रहे हैं, जो प्राइसेज़ की बात की जा रही है, ये आम प्राइसेज़ की बात है, इसे बोलते हैं जनरल लेवल प्राइसेज़, जनरल लेवल प्राइसेज़, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके बे। तो इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आमतौर पर जब देखा जाता है तो इन्फ्लेशन को हम आप देखेंगे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इन्फ्लेशन फोरकास्ट रखा जाता है, वो 1 साल का रखा जाता है आपके सामने और साथ-साथ में क्वार्टरली हम किस तरह से इसको अचीव करेंगे उसके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है? तो अभी हाल में ही 7 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू तैयार किया गया था, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब के द्वारा पेश किया गया, उसमें आने वाले वर्ष के लिए यानी 2025-26 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या रहेगी और साथ-साथ में क्वार्टर वाइज़ क्या टारगेट रखे गए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। तो मैं आप सभी साथियों से चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन में, आप मुझे इन्फ्लेशन फोरकास्ट के बारे में बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या बताया गया? बस इतना बता दीजिए। आप सभी साथियों के जवाब का इंतज़ार है, तो फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंतर्गत जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट रखा गया है 2025-26 के लिए, वो कितना है? मैं अभी आपसे क्वार्टर वाइज़ चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा-सा नंबर बताना है आपको, बताइए। और यहाँ पर चुनमुन गर्ग के द्वारा 4.2 बताया गया है, अनामिका बता रही है 4.3 से 4.6। अ, चुनमुन बेटा आपका जवाब एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जवाब है, ठीक है? 4.2। अब मैं आपके सामने किसी बच्चे ने बोला सर इन्फ्लेशन तो पढ़ाएँगे, मैंने बोला जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊँगा तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो की गई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में चर्चाएँ हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो एक साथ चीज़ों को डिस्कस करना सही लगता है, ठीक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ फोरकास्टेड इन्फ्लेशन एट 4.2 फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26 2025-26 के लिए जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट रखी गई है वो 4.2% रखी गई। मोहन ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था के नज़रिए से ये सही है, ठीक है? अब इस 4.2 को अचीव करने के लिए हमारे क्वार्टरली टारगेट्स होंगे। तो 1 साल यानी 12 महीने, 12 महीने को हमने 3-3 महीनों में टोटल कर दिया यानी क्वार्टरली की बात की तो क्वार्टरली जो हम टारगेट सेट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एमपीसी के अंतर्गत वो आपके सामने है, ठीक है? 4.5% पहले क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में, 4% सेकंड क्वार्टर में है, थर्ड क्वार्टर में 3.8% है और चौथे क्वार्टर में 4.2% है, ठीक है? विद रिस्क इवनली बैलेंस्ड यानी कि जो भी अनिश्चितताएँ हैं यानी जो रिस्क है मार्केट में वो बैलेंस्ड होगा, बैलेंस रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी यहाँ पर, ठीक है? जोखिम समान रूप से संतुलित है।
ओके, तो ये याद रखना है आपको कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो तो 4.2 है और साथ-साथ में जो क्वार्टर वाइज इन्फ्लेशन टारगेट सेट किए गए हैं वो आपके सामने है। 4.5 है, 4% है, 3.8 एंड 4.2% है। ओके, सपना बच्चे वेरी गुड इवनिंग। आशुतोष, श्रुति, अभिषेक, महेश, तरुण, तरुण बेटा आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पॉइंट से ये चीजें गड़बड़ है और पॉइंट का ही पूरा खेल है आपके बैंक एग्जाम में। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि 11 तारीख कल आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं और पिछले 3-4 दिनों में काफी ज्यादा व्यस्तता रही हमारी। हम लोग इंटरव्यू सेशन में थे, इंटरव्यूज ले रहे थे बच्चों के, जिन बच्चों ने मेहनत की, अपने मेंस की मेंस अटेम्प्ट किया है और ठीक है, मेंस क्लियर हो गया उनका और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। 11 तारीख को बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू भी होंगे, हो चुके हैं। तो ये सब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी तक आप लोग रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है? आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि साथ ही साथ में इंटरव्यू की जब बात की जाती है तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इनको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि हर चीज की प्रिपरेशन आप अलग-अलग समय पे कर रहे हो। ये जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रही है कि आपके कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका डेटा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल नितिन सेन, वेरी गुड। सिर्फ किस चीज़ के बेस? अभिषेक, इसके लिए बेस ईयर तैयार किया जाता है। इसके लिए बेस ईयर होता है। बेस ईयर का मतलब उस वर्ष में जो वस्तुओं यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो कॉस्ट थी, उनकी जो प्राइसेस थी, उसके आधार पर, है ना, हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो जब भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अभिषेक का जवाब सवाल बहुत अच्छा है। अभिषेक ने पूछा है कि सर किस आधार पर हम ये इन्फ्लेशन फोरकास्ट करते हैं? तो एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, ये कोई बच्चा है और ये प्रिपरेशन करने के लिए इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसने प्रिपरेशन करने के लिए ये इस युद्ध भूमि में कूद चुका है। किस युद्ध भूमि में? ये युद्ध भूमि है जिसमें आप जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब इसके द्वारा जिस वर्ष पहली बार अटेम्प्ट किया गया पेपर, मान लीजिए, तो वो वर्ष था मान लीजिए 2024, 2024, 2024। ठीक है, समझिए 2024 में ये नया था, एकदम नया, एकदम फ्रेशर। तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि सर मेरा तो पहला साल है, दिस इज माय फर्स्ट ईयर, सर मैं तो चीज़ों को समझ रहा हूँ इस समय। तो ऐसे ये भी बच्चा था, इसने बोला कि सर मैं तो चीज़ों को समझ रहा हूँ। 2024 निकल गया, 2025 आ गया। अब इसने चीज़ों को समझ लिया, पेपर देने शुरू किए, काफी करीब पहुंच रहा है, प्री क्लियर हो रहा है, मेंस में बाहर हो जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हुई। फिर आ गया 2026। अब इसने पूरी जी जान लगा रखी है, इसको समझ चुका है, सारी स्ट्रेटजी इसकी पक्की हो चुकी है। तो जब ये अपने अपने आप को आंकेगा, अपने आप को जब ये आंकेगा या फिर अपनी परफॉर्मेंस को जब ये एसेस करेगा, तो उसके लिए इसने बेस ईयर क्या तय कर रखा है? इसने बेस ईयर तय कर रखा है 2024 में। 2024 में इसने कोई आईबीपीएस का पेपर दिया था, आईबीपीएस का पेपर दिया था और उसमें इसने प्री में मान लीजिए, प्री में जो स्कोर किया था वो था इसका 62 मार्क्स। 2025 में इसने जो स्कोर किया वो था 70 और 2026 में इसने स्कोर जो किया वो था 80, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? तो ये अपनी परफॉर्मेंस को किस पर्टिकुलर ईयर को ध्यान में रखकर देखेगा? ये देखेगा 2024 को ध्यान में रखकर। तो 2024 इसके लिए क्या है? बेस ईयर। ऐसे ही हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, जो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, जो इन्फ्लेशन को एक तरह से बोल सकते हैं कि एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उनके द्वारा भी जो भी वर्ष बीते हैं उनमें से एक वर्ष को बेस ईयर के तौर पर रखा जाता है और उसके आधार पर इन्फ्लेशन को फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है? ठीक है? बेटा इंटरव्यू में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया, आपने इंटरव्यू में दे दिया अच्छे से, आपको लगा कि भाई सब कुछ अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। ऐसा होता है भाई मेंस में थोड़े कम नंबर आ गए, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले लेकिन मेंस में थोड़े कम थे। ऐसा ना हो किसी बच्चे के साथ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से सारा प्रोसेस शुरू, आप दूसरा पेपर देंगे, ऐसे आईबीपीएस का पेपर देंगे, फिर एसबीआई का देंगे, अपने आप को ट्राई तो हर जगह करना है ना। आईबीपीएस आरआरबी का दीजिए, आईबीपीएस का दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दीजिए, इंश्योरेंस के पेपर दीजिए, सारे पेपर देने, कोई पेपर छोड़ना नहीं है। तो किसी बच्चे ने पूछा था, कोई बालक था यहाँ पर जिसने पूछा था किस आधार पर मापा जाता है, तो ये 2024 से ये क्या हो गया? ये हो गया बेस ईयर, बेस ईयर। तो बेटा आमतौर पर हम पहले बता चुके हैं, आप सभी साथियों के सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, तो होप सो आपका डाउट क्लियर होगा कि किस आधार पर चीजें मेजर की जाती हैं। पहली चीज तो इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, जनरल एग्जांपल, इन्फ्लेशन फोरकास्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या है और क्वार्टरली, क्वार्टर वाइज क्या फोरकास्ट किए गए हैं, टारगेट सेट किए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। सब कुछ पता चलेगा अभिषेक बेटा, धीरे धीरे सब पता चलता है, तुरंत तुरंत आपके सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाइए, चीजों को समझिए, समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? चलो आगे, इन्फ्लेशन को मेजर करना, मेजरिंग इन्फ्लेशन, कंज्यूमर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जैसे हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में वो क्या है? अलग अलग शहरों में अलग अलग है। तो बड़े महानगर है वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, आप छोटे शहर में रह रहे हैं वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करती है ऑन द प्राइसेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सीधी सी बात है, किसी भी शहर में किसी भी जगह पर कॉस्ट ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करेगी? एक आम आदमी के लिए वो वस्तुएं जो कि उसके उपभोग की वस्तुएं, मतलब जो भी उसके खाने पीने की चीजें हैं, ये तो डिपेंड करता है। जहां मकान का रेंट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सब चीजें मिलाकर उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग तैयार करती है किसी भी जगह पर। हाँ बेटा गौरी, जब क्वार्टर वाइज बेस ईयर अलग नहीं होता, बेस ईयर कॉमन रखा जाता है, उसके आधार पर हम ये आंकते हैं कि भाई आने वाले एक क्वार्टर में हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल-पुथल हो जिसका मार्केट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। आपने देखा भी, ये जो 4 क्वार्टर बताए गए हैं आपको, ये देखिए। पहले क्वार्टर में कितना है? 4.5, जानते हैं ज्यादा रखा गया। इसके पीछे कई कारण। इस समय मार्केट पर इंपैक्ट जो है, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, यूएस में नए प्रेसिडेंट बने हैं, टैरिफ की चर्चा चल रही है, एक्सपोर्ट जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीजों से मार्केट पे थोड़ा-सा आप देखेंगे इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है, इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसलिए आकर उसे 4.5 रखा गया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए तैयार की गई, एमपीसी इसलिए बनाया गया है, वो अपने कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे, फिर उसकी मदद से हम इन्फ्लेशन को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करेंगे, तो 4%। फिर आने वाले में चीजों में इसमें आप देखेंगे और चीजें बेहतर होंगी, 3.8%, फिर थोड़ा-सा इजाफा हो सकता है देन 4.2%। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है? बेस ईयर कॉमन रहेगा। तो कोई भी आपके लिए, मेरे लिए, हम किसी भी शहर में रह रहे हों, है ना? सबके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गुड्स मतलब वो चीज़ें जो कि फिजिकल फॉर्म में, सर्विसेज ऐसी चीज़ हो सकती है कि भाई वो इंटेंजिबल भी हो सकती है, ठीक है? इंटेंजिबल भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब क्या सर्विसेज हैं। अब बैंकिंग जो सेवा है, वो आप डिजिटल फॉर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है? अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक वर्चुअल फॉर्म में बैंकिंग सेवा मिल रही है, आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज़ आर द सर्विसेज एंड द शेयर ऑफ ईच इन द हाउसहोल्ड बजट। तो जो आपका हाउसहोल्ड बजट होता है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपसे एक छोटा-सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, विश्व में वो कौन-सा देश है जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है? वर्ल्ड का वो कौन-सा कंट्री है भाई जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? बताइए। और यहाँ पर महेश का आंसर एकदम सही है, लक्ज़मबर्ग छोटा-सा देश है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी बहुत हाई है।
ठीक है? सबके अपने-अपने आंसर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मोनाको, आशुतोष ने बोला मोनाको। नहीं, 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 नहीं। लक्ज़मबर्ग। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लक्ज़मबर्ग की है। ठीक है? एक छोटा-सा देश है, यूरोपियन कंट्री है। लक्ज़मबर्गिश वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। वहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। छोटा-सा देश है। बोल सकते हैं कि एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर भी उसे बोला जाता है। ठीक है? मैंने आंसर दे दिया, बाकी आप लोग अपना जवाब देते रह सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो मेजर द एवरेज कंज्यूमर कॉस्ट। अब हमें क्या मेजर करनी है? एवरेज कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट एजेंसीज, अब सरकार की अलग-अलग एजेंसीज होती हैं जो इसे एक तरह से सर्वे कंडक्ट करती हैं। जैसे हमारी भी एक एजेंसी है जिसके द्वारा सर्वे कंडक्ट किया जाता है, हाउसहोल्ड सर्वे जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउसहोल्ड सर्वे। टू आइडेंटिफाई बास्केट ऑफ कॉमनली परचेज्ड आइटम्स एंड ट्रैक ओवर द टाइम द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग दिस बास्केट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी, उनके द्वारा एक तरह पे कम्युनिटी बास्केट तैयार किया गया। उस कम्युनिटी बास्केट के अंतर्गत वो सारी वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिनका आमतौर पर किसी उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके द्वारा, मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। आपको सोचो, आप अगर इंडिविजुअल रह रहे हो, रूम रेंट पर लेकर रह रहे हो, तो आपके लिए किन-किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो वो सारी, वो खाद्य खाद्य पदार्थ हो, ठीक है? वो आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो, एफएमसीजी वाले गुड्स हो सारे, वो सर्विसेज हो। तो जब आप अकेले रहोगे ना, तो आप खुद से लिस्ट तैयार करोगे कि भई मुझे अकेले रहने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसका बास्केट है, उस बास्केट में सारी चीज़ डाल दी आपने। अब उस बास्केट में जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं, ये ट्रैक किया जाएगा इन एजेंसी के द्वारा कि उनमें क्या इजाफा हो रहा है समय के साथ। ठीक है? क्लियर है? हुँ। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उन इंडेक्सेस की। किसकी बात है? इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। इंडेक्स। अब ये वो इंडेक्स हैं जिनकी मदद से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। सबसे पहला आपके सामने है यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। ठीक है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क। थोक में जो वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, है ना? उसके आधार पर यहाँ पर जो है सर्वे कंडक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनमें किस प्रकार के रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है? तो उसे बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। लेकिन जब डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो ये आपसे और हमसे संबंधित नहीं है। आपसे और हमसे संबंधित नहीं है। ठीक है? ये उन लोगों से संबंधित है जो वस्तुएं और सेवाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि होलसेलर जो हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए। अब डब्ल्यूपीआई की जब बात करें तो इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स के अंतर्गत जो सारी बातें हैं, उसे कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए देखते हैं याद कितना है आपको। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर समय, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कौन है? समय एडवाइजर ये कौन है? श्रुति जी ने बोला वी विश्वनाथन, ए नागेश्वरन, वी नागेश्वरन, कोई बोलेगा सी नागेश्वरन, अनामिका जी ने आंसर किया यहाँ पर वी अनंत नागेश्वरन। चलिए, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, मैक्सिमम लोग साउथ से आते हैं। अगर हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करेंगे, बाकी पदों की बात करेंगे, तो इस समय वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है। ठीक है? गौरी साउथ की मूवी देखी क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने अभी हाल में ही कोई साउथ की मूवी देखी? मुझे लग रहा है ऐसा। पुष्पा 2 देख के आए हो क्या? फैसल सही है। अब देखिए, सभी के अपने-अपने आंसर आ रहे हैं। तो अच्छे मूड में आप लोग। अगली बात, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। ठीक है? ये इन्फ्लेशन इंडिकेटर के तौर पर, इंडेक्स के तौर पर देखा जाता है। मेजर क्रिटिसिज्म फॉर दिस इंडेक्स इज दैट द जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस। देखिए, जब हम आम आदमी के से संबंधित मुद्रास्फीति की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमसे संबंधित नहीं है। हम कभी भी आलू खरीदने जाते हैं, तो मार्केट में तो हम मैक्सिमम 5 किलो आलू खरीद के लाते हैं ना, अपनी तरफ बोलते हैं पसेरी के हिसाब से। हम वहाँ क्विंटल के हिसाब से नहीं खरीदते। ऐसे चीनी खरीदने जाते हो, 2 किलो चीनी लाओगे, 5 किलो चीनी लाओगे, 1 क्विंटल चीनी थोड़ा खरीद के लाओगे आप। हाँ, हाँ, मुझे पता है। नाम कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग है नाम, और आम तौर पर कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। याद रखिए, अनंत नागेश्वरन, आप लोगों ने इतने सारे नाम बता दिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगली बात, बेस ईयर। अभी आप लोग पूछे थे, अभिषेक बेस ईयर के बारे में पूछ रहे थे ना, तो बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है, पहले हुआ करता था 2004-5, इसे फिर 2017 में 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है? तो 2017 में से 2011-12 कर दिया गया। तो बेस ईयर क्या हो गया है? 2011-12 किसका? होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ठीक है? अब एक और इंडेक्स है जो आपसे संबंधित है, हमसे संबंधित है, वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। आप और हमसे संबंधित है। ठीक है? हमारे नजरिए से मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस किस तरह से बढ़ रही हैं? इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक है? ओके? The CPI calculates the difference in the prices of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, etc., which Indian consumers buy for use. डिफरेंसेस इन द प्राइसेस का मतलब है कि आपने इस क्वार्टर में कोई वस्तु, कोई सेवा का उपभोग जिस रेट पर किया है, अगले क्वार्टर में उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है या मिल सकता है। उसके आधार पर हम फोरकास्ट करते हैं कि अगले क्वार्टर में मुद्रास्फीति इतनी हो सकती है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं, दाल महंगी हो सकती है, तेल महंगा हो सकता है, सब्जियां महंगी हो सकती हैं। जी, समय-समय पर समय-समय पर हमेशा इसे बदलने की बात चलती रहती है, और आमतौर पर आप जब बदलाव देखेंगे तो ये 10 साल लगभग पीछे ही चलता रहता है। ठीक है? और ये जो बेस ईयर है, इसमें बदलाव आमतौर पर उन वर्षों के दौरान ही किए जाते हैं जब कोई बड़ी इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। ठीक है? ओके, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत सेवरल ग्रुप्स आते हैं, है ना? तो सेवरल सब ग्रुप्स, सीपीआई के अंतर्गत कई ग्रुप्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट्स, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवियर, ये सब कमोडिटीज हैं, एक तरह से खर्चे। 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई आर एज फॉलोज। अब देखिए, सीपीआई भी सबके लिए अलग-अलग होगा। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज बांट दी गई हैं। सीपीआई किसके लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, उनके लिए सीपीआई क्या है? तो आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर। एग्रीकल्चर लेबर जो है, उनके लिए अलग। सीपीआई फॉर रूरल लेबर, उनके लिए अलग। सीपीआई फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड। ये आप लोग अपने आप को यहाँ पर आंसर सकते हो। ठीक है? तो ये 4 सब ग्रुप्स हैं सीपीआई के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, ये मे भी पूछ लिया जाए, लेकिन सरल और आम आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। आपके एग्जाम में इन्फ्लेशन से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? बट इन्फ्लेशन एक टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया गया है।
तो हमें आपको पढ़ाना है, इसमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपके एग्जाम में इन्फ्लेशन से संबंधित जो करंट के टॉपिक्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या हुआ, वो संस्थाएं बेस ईयर पूछ लिया जाए आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सीपीआई एज फॉलोज: इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, है ना, ये सीपीआई। द फर्स्ट थ्री आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शुरुआत के जो तीन हैं इनको कौन तैयार करता है? इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो लेबर ब्यूरो आता है वो तैयार करता है। द लास्ट वन फोर्थ इज कंपाइल्ड बाय द एनएसओ, जो आखिरी है आपसे हमसे संबंधित है, उसे कौन तैयार करता है? एनएसओ तैयार करता है। और एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अगर आपसे बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये वो मंत्रालय है जिसके अंतर्गत एनएसओ आता है। इस मंत्रालय को आप शॉर्ट में मॉस्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉस्पी। इसके मिनिस्टर कौन है? समय मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसके मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। आपके जवाब का इंतजार दोस्तों। ठीक है गौरी बेटा, अभी उससे पहले आपको बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में अभी चर्चा हुई है। ठीक है, ओके। आशुतोष जी का आंसर आ चुका है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद है। ठीक है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा ये जो मंत्रालय है अपना, इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो सीपीआई इंडेक्स था, ठीक है, इसको लेटेस्ट अगर बात करें, इसे 2016 के साथ बेस ईयर होता है, बेस ईयर 2016 इसे रिलीज किया गया। ये नई सीरीज है, पूछा जा सकता है कौन सा नया सीरीज है और बेस ईयर क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे एक और इंडेक्स है, इसे पीपीआई के नाम से जानते हैं, द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोग्राम मेजर्स द एवरेज चेंज। यहां पर एवरेज जो चेंजेस हो रहे हैं ओवर द टाइम इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। समझिएगा, ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये आपसे नहीं संबंधित है, ये किससे संबंधित है? प्रोड्यूसर से। अब ये प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? ये कोई कृषि से संबंधित किसान की बात कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं? किसी बात करें, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर करता है उससे संबंधित। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करके वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उनकी कीमतों से संबंधित यहां पर इंडेक्स की बात, इन्फ्लेशन की बात की जाए। ठीक है, तो देखिए द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोग्राम मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर द टाइम द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। द प्राइसेस इंक्लूड इन द पीपीआई फ्रॉम द फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम मेनी प्रोडक्ट एंड सम सर्विसेज। तो सरल भाषा में जो हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है आपके सामने, ठीक है, मोबाइल फोन्स का हो रहा है, टेलीविजन का हो रहा है, मशीनरी का हो रहा है, इससे संबंधित ये इंडेक्स है, इसे पीपीआई के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो तीन इंडेक्स के बारे में आपने देखा, तीन इंडेक्सेस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत चार आपने टाइप्स पढ़े, तो तीसरा आपका पीपीआई है। अब हमने शुरुआत में एक सर्वे की बात की थी और वो सर्वे था हाउस होल्ड सर्वे, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कौन सी संस्था है? आंसर क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस प्रकार के सर्वे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्ष पर इसे कंडक्ट किया जाता है। द सर्वे व्हिच हेल्प्स टू अराइव एट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी लेवल्स सिंस 2011-12 India does not have any official estimates on per capita household spending used to arrive at estimates of poverty levels and to revive economic indicators like GDP. The government scrapped the finding of last survey 2017 for data quality issues. तो समझ लीजिए 2011 के बाद 11-12 के बाद इस प्रकार के कोई आंकड़े आपके सामने देखने को नहीं मिले होंगे और सरकार के द्वारा जो 17-18 में आंकड़े कलेक्ट किए गए थे उसे साफ कर दिया गया और बोला इसमें कुछ इश्यूज हैं जिस कारण से हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, तो ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आप अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन बहुत सारे सुनते हो, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कई प्रकार के इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, ओपन इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी बातें। इसके अलावा आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या होता है, सेमी इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, डेफिनेशन के फॉर्म में जानना जरूरी है। आमतौर पर ये आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जो मैं बातें बता रहा हूँ जहाँ पे मैंने बोली ये इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं कहानी को आगे लेकर और आपसे चर्चा की जाती है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है। तो देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, मॉडरेट, ट्रू इन्फ्लेशन, सेमी इन्फ्लेशन, इस प्रकार की भतेरो इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिलेंगी। वन बाय वन करके इन्हीं इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस को आपको दिमाग में रखना है और कोशिश करनी है कि जो कीवर्ड्स हों, कीवर्ड्स की मदद से किसी प्रकार के इन्फ्लेशन को कैसे समझाना है, बताना है, कैसे इंटरव्यू में जवाब देना है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ने हम जा रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाम से पता चल रहा है डिमांड क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड बढ़ी है। अब डिमांड बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आपकी जेब में पैसा बढ़ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए दिस इज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई। अब ये मार्केट है, मार्केट, अब इस मार्केट में जो सप्लाई है, सप्लाई है, जो भी सप्लाई है, ठीक है, जो भी सप्लाई इस मार्केट में हो रही है, जितनी भी सप्लाई हो रही है, मान लीजिए 50 गुड्स की सप्लाई हो रही है, 50 गुड्स, जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट की डिमांड है वो बढ़ी हुई है, वो 60 की है, कितनी की है? 60 की है। तो ये कारण हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। दिस इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड माइट अकर ड्यू टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और इनकम और द लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए कारण, आपसे कारण पूछे जा सकते हैं कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजन क्या हो सकते हैं। आपको सोचिए मार्केट में जो सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपके पास पैसा बढ़ गया। अब अभी सरकार के द्वारा एड टू पे कमीशन, सरकार के द्वारा एड टू पे कमीशन के बारे में जानकारी सुनिए आपको। अब एड पे कमीशन आएगा तो सरकारी कर्मचारियों की जेबें भरेंगी थोड़ी सी। दूसरी बात, सरकार ने इनकम टैक्स की जब बात करें तो 12 लाख 12.75 लाख, इस पर आपको कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है आम आदमी के पास खर्च करने के लिए बचेगा, और जब बचेगा तो वो खर्च करेंगे। तो ये सब क्या चीजें, इन सब चीजों का मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर,
मनी सप्लाई, इनकम, ये सब चीजें क्या है, ये कई रीजन हो सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। तो आपको रूट कॉज समझना होगा। इस शब्द से तो आप समझ गए कि डिमांड मार्केट में बढ़ी हुई है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, और डिमांड बढ़ने के पीछे जो कारण हो सकते हैं वो आपके लिए मनी सप्लाई है, इनकम, लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत अच्छा है, व्हेन अल्टरनेटिव द सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगली बात, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले क्या था, डिमांड डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस आपको बढ़े हुए दिख रहे थे। अब यहाँ पर डिमांड को थोड़ा साइड रखा गया है, यहाँ पर हम वस्तुओं और सेवाओं के दाम को पुश किया जा रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई कैन आल्सो कॉज, सप्लाई में अगर कमी है तो ऑब्वियस सी बात है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके दामों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इफ द एग्रीगेट डिमांड रिमेंस अनचेंज्ड, मार्केट में डिमांड में कोई चीज नहीं है, बट द एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स, देन द प्राइस लेवल इंक्रीज, तो प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। एक बार सारी बातें मैं फिर से समझा देता हूं। जब आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा तो उसमें आप ये समझ गए कि जो एग्रीगेट सप्लाई है जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, बट मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ गई हो, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो, ये कई कारण हो सकते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जब बात की जाती है तो यहाँ पर सप्लाई में दिक्कत होने के कारण प्राइसेस में आपको उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट सप्लाई कम होने के कारण मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस में आपको उछाल देखने को मिलेगा, और उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलो अब यह है ओपन इन्फ्लेशन। इस प्रकार की चीज आप कम देखने को पाते होंगे। ओपन इन्फ्लेशन क्या है भाई? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइसेस लेवल राइजेस कंटिन्यूअसली एंड इज विजिबल टू पीपल। देखिए ऐसा है कि जब भी हम ओपन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसे सबसे सरल इन्फ्लेशन के तौर पर देखा जाता है, और ये इन्फ्लेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि वस्तुओं और सेवाओं, जैसे किसी भी एग्जांपल लीजिए, किसी भी चीज का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, मार्केट में अगर आपने दाल का एग्जांपल लीजिए, भाई दाल का उपभोग लगातार हर कोई करता है घर में, दाल के दाम मान लीजिए 170 रुपए किलो चल रहे हैं। आपने देखा अगले महीने दाल के दाम जो है 175 हो गए, 3 महीने बाद आपने देखा 180 हो गए, 4 महीने बाद देखा आपने 190 पार कर गए। तो आप इस चीज को फील कर रहे हैं कि जो वस्तु का दाम है, वस्तु सेवाओं के दाम में उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइस लेवल राइजेस कंटीन्यूअसली एंड इज विजिबल टू पीपल। यू कैन सी द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। अगर हम वार्षिक तौर पर यानी कि ईयरली बेसिस पर अगर चेक करें कि भाई दाल की कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में इस समय कितना इजाफा हुआ, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि भाई इसमें 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे रिप्रेस इन्फ्लेशन। अब ये रिप्रेस इन्फ्लेशन ये क्या होता है? देखिए रिप्रेस इन्फ्लेशन जब इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि इसको इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी संस्थाएं हैं देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से संबंधित। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, मार्केट में अगर किसी एक्सेस डिमांड है इन एन इकोनॉमी, टिपिकली दिस लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस। ऑब्वियस बात है इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं के दाम में इजाफा देखने को मिलेगा। जब भी इस प्रकार की एक्सेस डिमांड होती है तो जो गवर्नमेंट सरकार होती है कैन टेक सम रिप्रेसिव मेजर्स लाइक प्राइस कंट्रोल, रैशनिंग एटसेट्रा टू प्रिवेंट द एक्सेस डिमांड फ्रॉम इंक्रीजिंग द प्राइस। और इस प्रकार की इन्फ्लेशन को हम रिप्रेसिव इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिप्रेसिव इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। आपके एग्जाम में आपके दिमाग में चल रहा होगा सर क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, तो आसान सी भाषा में समझा दूं, इन डेफिनेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपोर्ट से आ सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी फोरकास्ट से आ सकता है, आपके एग्जाम में बजट संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हमने चर्चा की मॉनेटरी पॉलिसी, क्वार्टरली इन्फ्लेशन टारगेट्स की, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई सर्वे है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम बना सकता है ना, तो ये सब टॉपिक क्वेश्चन बना सकते हैं आपके एग्जाम। आगे हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, इसके बारे में इसके बारे में हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में जब बात करें तो ये आपने कई देशों में इस स्थिति को देखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे वेनेजुएला को, सुना कौन? खनिज संपन्न देश है, यानी कि जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है इस कंट्री में, सोना बहुत है, गोल्ड बहुत है, ठीक है, पेट्रोलियम अच्छा खासा है। अमेरिका की नजर जहां पे पड़ जाती है वहां चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो वेनेजुएला उनमें से एक देश है, और वहां की स्थिति बड़ी खराब है। वहां वो देश इस समय हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशन को फेस कर रहा है। ठीक है, एक समय ये देश अच्छी इसकी अर्थव्यवस्था थी, और जब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो अच्छी खासी संख्या यहाँ से आई है, इस देश आई है। इस देश के बारे में आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ऐसे ही एक अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। जिम्बाब्वे में भी हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। ठीक है, तो यह होता क्या है? इट डिस्क्राइब द रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइसेस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी, इंक्रीज इन द इकोनॉमी। व्हाइल इन्फ्लेशन मेजर्स द पेस ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाइपर इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर मंथ 50% इस गति के साथ इन्फ्लेशन बताई जाती है। जब हम कई बार उन प्राइसेस के बारे में सुनते हैं, जैसे वेनेजुएला की खबर आई कि वहां पर अगर आपको एक प्लेट खाना खाना है तो उसकी कीमत करोड़ रुपए में, लाखों रुपए में। अब जिम्बाब्वे की खबर आपने सुनी होगी कि वहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव करेंसी को प्रिंट किया गया, और वहां पर करेंसी डिनोमिनेशन के बारे में सुनेंगे तो वहां पर 1 ट्रिलियन की करेंसी भी आती है। हाँ, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में से कुछ बातें पूछी जा सकती हैं आपसे, बिल्कुल इन्फ्लेशन डेफिनेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में तो रेयरली देखा मैंने, अभी करंट एग्जाम में तो बिल्कुल भी। ठीक है, तो जिम्बाब्वे में तो ट्रिलियंस में करेंसी आती है, एक नोट 1 ट्रिलियन की, सोचिए, जिम्बाब्वे डॉलर। तो ये स्थिति देखने को मिलती है इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, हमारे देश में सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं, आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात, क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंग क्यू में, नाम से पता कर सकते हैं। क्रीपिंग इन दिस केस द प्राइस लेवल इंक्रीजेस वेरी स्लोली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ही स्लो इन्फ्लेशन ग्रो हो रही है, ग्रोथ। इन दिस केस द राइज इन द प्राइस लेवल नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, इट इज मॉडरेट। ये जनरल बातें। अब ये जो डेफिनेशन है स्टैगफ्लेशन, ये कई बार आप चर्चाओं में देखते होंगे। स्टैगफ्लेशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। तो इसमें तीन बातें एक साथ देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है, और इन्फ्लेशन भी हाई रहता है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैगफ्लेशन में आपको क्या क्या चीजें, स्टैगफ्लेशन में जब बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वो भी हाई देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो देखने को मिलेगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों का है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखा गया है कि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्वेश्चन सुनिए मेरे, अगली क्लास में आपको पढ़ के आना है। क्या इंडिया के द्वारा भारत में, ठीक है, कभी इन्फ्लेशन आपने 10% से ऊपर देखा है? क्या 10% से ऊपर इन्फ्लेशन भारत में कभी गया है? ठीक है, क्या इंडिया ने कभी हाइपर इन्फ्लेशन फेस किया? इस प्रकार की सिचुएशन कभी फेस की है इंडिया ने? भारत में कभी आपको हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला है? ठीक है, इंडिया इस समय प्रेजेंट में, इंडिया इन प्रेजेंट सिचुएशन
इन प्रेजेंट और करंट सिचुएशन ठीक है, किस स्टेज में है इन्फ्लेशन के और किस टाइप इन्फ्लेशन या फिर किस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में इंडिया लाई कर रही है इस समय, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर क्या है, बेस ईयर क्या है, ये कुछ छोटे मोटे सवाल हैं आपके लिए यहाँ पर और आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं और इन जवाबों के साथ कल की क्लास में हाजिर होना है, ठीक है दोस्तों। जाने से पहले बजट की चर्चा करते हैं। बजट में जो कुछ खास बातें हैं जिनकी हो सकते हैं कि नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको हमेशा तटस्थ रहना है, दिमाग में बातें बसा के रखनी है। बजट एस्टिमेट आसान भाषा में आपके सामने रखा गया है कि बजट एस्टिमेट जो टोटल रिसीट है यानी कि जो प्राप्तियां हैं अदर देन बोरिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल रिसीट अदर देन बोरिंग यानी कि जो उधार लिया गया है उसको छोड़कर और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या क्या एस्टिमेट किया गया है, जो टोटल रिसीट है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि जो तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं दिखा रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, प्लीज कंफर्म करिए प्रॉपर्ली ऑडिबल। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। क्लास खत्म होने वाली थी लेकिन अचानक से नेटवर्क का कुछ लोचा आ गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल रिसीट यानी कि सरकार को जो प्राप्तियां मिली हैं, ठीक है, और सरकार ने जो अपना एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है वो दोनों का डेटा दिमाग में रखिएगा। तो नेट नेट टैक्स रिसीट आई है यानी कि टैक्सेस के माध्यम से सरकार ने जो प्राप्तियां की हैं वो 28.37 लाख करोड़ रुपए। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, 4.4% ऑफ जीडीपी हम पहली बात कर चुके हैं इस बारे में। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो सरकार के द्वारा मार्केट से बोरो किया गया है वो 14.82 लाख करोड़ रुपीस और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये डेटा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, क्यों, क्योंकि बात करनी जरूरी है, देश की बड़ी पॉपुलेशन कृषि से संबंधित है, ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर हमारी प्राथमिकता है, देश कृषि प्रधान देश है, इस वजह से सरकार का भी पूरा फोकस कृषि क्षेत्र पर रहता है और सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना अनाउंस की गई है। डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका चयन किया जाएगा और इस योजना को उन डिस्ट्रिक्ट्स में रन किया जाएगा। द प्रोग्राम टू बी लॉन्च इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। कवर किया जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट को, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को विद लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। अब आप जितने भी दो साथी मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके एग्जाम में सवाल कहां से बन सकता है। एग्जाम बन सकता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कितने जिलों को चयनित किया जाएगा, कितने जिलों को चुना जाएगा, तो वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। क्या कंडीशन है, जिनकी प्रोडक्टिविटी लो है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और लो बिलो एवरेज क्रेडिट फैसिलिटीज है। कितने करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे, 1.7 करोड़ फार्मर्स इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो साथियों, आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करने का समय आ चुका है। होप सो आप सभी साथियों को ये सेशन पसंद भी आया होगा। तो क्लास की समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने इन्फ्लेशन क्या है ये जाना। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, ये क्या है ये आपने देखा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स देखें, इंडेक्सेस देखें, अलग अलग आपने इनको जाना, ठीक है। बजट से संबंधित चर्चाएं की, तो ये आज का समरी है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, सीए बाई भास्कर सर, उसके साथ जुड़े रहिए, कोई सवाल बेफिक्र होकर पूछिए। सेशन के एंड में फीडबैक फॉर्म आता है, फीडबैक फॉर्म को फिल करिए। सेशन पसंद आ रहा है, आपके सवालों को पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कवर करने की। आज जो सवाल दिए हैं कल के सेशन में जरूर पढ़ के आइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। फीडबैक फॉर्म जरूर करिए, धन्यवाद।